साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी में आज मैं आपको जिस विषय पर अपनी डायरी प्रस्तुत कर रहा हूँ वह है कविता का संकट और आत्म मंथन की पुकार। ओ मेरे कवि और ओ मेरी कविता, कहाँ है तेरे श्रोता। कविता दिवस पर यह प्रश्न केवल एक भावुक पुकार नहीं बल्कि समकालीन साहित्य की गहराती हुई विडंबना का उद्घाटन है। जब सुप्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जैसे प्रतिष्ठित कवि को यह कहना पड़े तो निश्चित ही यह कविता और कवि और पाठक तीनों के बीच टूटते संवाद का संकेत है। यह प्रश्न केवल किसी एक कवि का नहीं बल्कि पूरी काव्य परंपरा के आत्ममंथन का विषय बन जाता है। इस बात पे कोई संदेह नहीं। आज यह विचारणीय है कि कविता लिखने वाले कितने कवि वास्तव में कविता की आत्मा को साथ पा रहे हैं। लीलाधर मंडलोई, आलोक धनवा, ज्ञानेंद्रपति, अनामिका, सविता सी जैसे कवियों की रचनाएं अपने स्तर पर महत्वपूर्ण होते हुए भी अक्सर ऐसी गद्यात्मक जटिलता में उलझ जाती है कि सामान्य पाठक और श्रोता उनसे बिल्कुल जुड़ नहीं पाते। जब कविता के नाम पर पहेली नुमा संरचनाएं प्रस्तुत की जाती है तो स्वाभाविक है कि आमजन उससे दूरी बना लेते हैं। यह एक कटु सत्य है कि जिनके लिए कविताएं लिखी जाती है वही पाठक और श्रोता आज कविता को समझने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। आलोचक और समीक्षक भले ही इन रचनाओं को सराहे परंतु जन सराकरों से करती हुई कविता अपनी जीवंतता खोने लगती है। तो मैं कह रहा था कि ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि संवेदना संप्रेषणीयता से युक्त न केवल सपाट गद्य का विस्तार हो बल्कि इसी शून्य का लाभ आज गीत, गजल, आजाद गजल और दोहा लिखने वाले रचनाकार उठा रहे हैं। सच तो यह है कि इन्हीं विधाओं ने कविता को आम जन के बीच जीवित बनाए रखा है और इस बात में कोई दो मत नहीं कि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, गोपाल दास नीरज की गीत धारा, गुलजार की सहज अभिव्यक्ति और दुष्यंत कुमार की जन पक्षधर वाली हिंदी गजलें आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है जितनी कल थी। पुस्तक मेलों में आप जाइए तो इन्हीं रचनाकारों की कृतियां हाथों हाथ बिकती हुई आपको नजर आएगी। यह इस बात का प्रमाण है कि पाठक आज भी कविता से दूर नहीं है बल्कि वह सच्ची, सरल और हृदयग्राही कविता की तलाश में आज भी है। इस स्थिति के लिए कुछ हद तक संपादक और प्रकाशक भी जिम्मेदार हैं जो रचना की गुणवत्ता से अधिक कवि के नाम को प्राथमिकता देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? कविता पुस्तकालयों की शोभा बनकर रह जाती है, न कि जनजीवन का हिस्सा। अतः समय आ गया है कि कविता अपने मूल स्वभाव की ओर लौटे, जहाँ संवेदना हो, संवाद हो और पाठक के हृदय तक पहुंचने की क्षमता हो। कविता का अस्तित्व तभी सुरक्षित रहेगा जब वह आम जन की भाषा में उनके अनुभव के साथ उनके भीतर की धड़कन बनकर उपस्थित होगी। यही आत्ममंथन और पूर्ण सृजन का क्षण है कवि के लिए भी और कविता के लिए भी। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि यह हमारे साहित्यिक यात्रा आगे भी चलती रहे। धन्यवाद। आपके सामने अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ सिद्धेश्वर की कलाकृतियाँ जो नवनीत के नए अंक में प्रकाशित है। देखिए, सिद्धेश्वर की नवीन कलाकृतियाँ अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नवनीत मासिक जनवरी 2026 अंक में, जिसमें 1 दर्जन कलाकृतियाँ प्रमुखता के साथ प्रकाशित है। यह नवनीत का अंतर्राष्ट्रीय कहानी विशेषांक है। अंतर्राष्ट्रीय कहानी विशेषांक में देश विदेश के ढेर सारे कहानीकार अपनी कहानियों के साथ इसमें उपस्थित है और उन कहानियों में सिद्धेश्वर की कलाकृतियां हैं। जैसे बच्चे की मुस्कान, आप यह कलाकृति देख रहे हैं, और फिलिस्तीन की कहानी है बच्चे की मुस्कान। उसी तरह अंग्रेजी कहानी है चुड़ैल, जिसमें सिद्धेश्वर की कलाकृति है। चुड़ैल कहानियों के आरंभ में सिद्धेश्वर की ये कलाकृतियाँ पूरे सम्मान के साथ प्रकाशित है।
डेनिन की कहानी है चेल्लम। इस कहानी के आरंभ में सिद्धेश्वर की कलाकृति आप देख रहे हैं। सिद्धेश्वर की कलाकृतियां। फ्रेंच की कहानी है एक औरत की कहानी। फ्रेंच की कहानी एक औरत की कहानी। इस कहानी के आरंभ में भी सिद्धेश्वर की कलाकृति प्रकाशित है। आपके लिए अवलोकनार्थ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कृपया देखें और अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें अवश्य दें। एक औरत की कहानी जिस पर आधारित यह कलाकृति प्रकाशित है। उसी तरह एक और कहानी है प्रेम तथा युद्ध के दिन और रात। प्रेम तथा युद्ध के दिन और रात। इस कहानी पर आधारित यह रेखा चित्र है, आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह पत्रिका जिसमें रूसी कहानी है डंडा। रूसी कहानी डंडा में भी आप सिद्धेश्वर की कलाकृति देख सकते हैं। बिल्कुल नए रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सिद्धेश्वर की कलाकृतियां। इसका कृपया अवलोकन करें और हमें सुझाव परामर्श दें तथा अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आपका प्यार शुभकामना उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। ये रेखाचित्र ईडा। उसी तरह जापानी कहानी है। जापानी कहानी अप्रैल की एक खुशनुमा। इस कहानी में भी आप देख रहे हैं सिद्धेश्वर की नवीन कलाकृति। औरत के एक खुशनुमावार सुबह 100% संपूर्ण लड़की को देखने पर। उसी तरह एक आत्मकथ्य है मेरी 3 नेमतें माँ, भूख और अकेलापन। इसमें भी सिद्धेश्वर की कलाकृति प्रकाशित है। इस तरह नवनीत के इस अंतर्राष्ट्रीय कहानी विशेषांक में सिद्धेश्वर की 1 दर्जन कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। यह अंक बाजार में उपलब्ध है, आप वहां से खरीद भी सकते हैं। बिल्कुल नए रूप में हम प्रस्तुत किए हैं और इसमें और भी आप कलाकृतियां देखें। एक और कहानी है जिंदगी के गलियारों से। जिंदगी के गलियारों से। और शीर्षक से संबंधित आप कलाकृतियां भी देख रहे हैं। कृपया देखें और बतलाएं आपको ये सारी कलाकृतियां कैसी लगी। ये सारी कलाकृतियां सिद्धेश्वर की नवीन कलाकृतियां हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्रिका नवनीत में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय कहानी विशेषांक में। इन कलाकृतियों को प्रस्तुत किया है सिद्धेश्वर ने अपने द्वारा संपादित वीडियो प्रस्तुति में भी। अभी आपने देखा सिद्धेश्वर की 1 दर्जन से अधिक कलाकृतियां। आपका सुझाव प्रतिक्रिया अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इन कलाकृतियों को देखा। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव की अपेक्षा रहेगी। नवनीत में मैं बांका में एक प्रसिद्ध साहित्यकार और वरिष्ठ शायर, बल्कि वो साहित्यकार भी है, व्यंग्य
रचनाएं भी लिखते हैं। शंकर दास जी से मैं एक छोटी सी भेंट वार्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज जो गज़ल लिखी जा रही है, जिसको लोग बहुत बांध के लिख रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे भी शायर है जो कि उसे आज़ाद गज़ल के नाम पर मैं आज़ाद मुक्त होकर लिखता हूँ, और वैसी गज़लें आज अधिक पसंद की जा रही है। आइए हम जरा सा शंकर दास जी से भी इस संबंध में बात करते हैं और उनके व्यक्तित्व से आपको परिचित करवाते हैं। शंकर दास जी, आपका हार्दिक अभिवादन है। और आज बांका आए हैं तो आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपसे छोटी सी सवालात के साथ अपने दर्शकों को आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। चूँकि आप भी बहुत अच्छे मैंने देखा है फेसबुक में, आप शंकर दास पेज पर आप एक से बढ़ के एक अन्य सामग्री के साथ आप गज़ल भी डाल रहे हैं। और मैं उसे आज़ाद गज़ल के नाम पर मानता हूँ, चूँकि मैं स्वयं भी आज़ाद गज़ल लिखता हूँ। आज़ाद गज़ल मैंने इसलिए कहा कि भाव बहुत टूट जाते हैं जब मैं उसे बांधने की कोशिश करता हूँ तो, और लोग लाकर आलोचना करें। लेकिन आज मंचों पर से लेके और आम पाठकों तक, पत्रिकाओं में भी ये जो आज़ाद गज़ल है उसे ही लोग पसंद कर रहे हैं। बल्कि लोग भले गज़ल का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो होता है आज़ाद गज़ल ही है। और दुष्यंत कुमार ने जब हिंदी गज़ल लिखा, उसके बाद तो इस तरह की गज़लें बहुत लिखी जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस विषय में क्या कहना। आप तो आकाशवाणी में भी प्रोग्राम देते रहे हैं, दूरदर्शन में भी देते रहे हैं जी। जब आज़ाद गज़ल पढ़ते तो वहाँ पर कुछ लोग इस पर कुछ उंगली उठाते हैं। हाँ, बड़ा रोचक प्रसंग है कि मैं आकाशवाणी में कार्यालय में बैठा हुआ था। 2 विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के शायर भी वहाँ थे। जी। आचार्य तो थे ही। जी जी। तो गज़ल में मीटर नहीं तो क्या गज़ल, कुछ ऐसी बातें चल रही थी। जी। तो मैंने कहा कि मीटर अधिक ज़रूरी है या हीटर। वाह, के बहुत अच्छा सवाल का आप जवाब दिए। जी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरी 2 शेर सुनिए कि सिर्फ कत्ल ही नहीं हुआ सरेआम भी कहिए, रह गया चुपचाप शहर तमाम भी कहिए। आपने खून नहीं किया पर घूंट उसका तो पिया, बात जब कातिल की चले अपना नाम भी कहिए। मैंने इसको उन्हें बताया कि आज तक मैंने इसको माप तौल बटखरे पर नहीं रखा है। जी जी जी। नहीं जी। नापा है। जी। बताइए इस विषय में क्या ख्याल है। तो ये लोग खामोश हो गए। आपने मैंने कि बोलती बंद कर दिया। हाँ। अपनी इन बातों से। हाँ, और ये खामोशी मुझे अच्छी लगी, भली लगी। डरना भी जरूरी होता है। जी जी, बिल्कुल सही। भिक्षु के कविता जब छंद तोड़ के आए थे, निराला जी उस समय भी इसी तरह के लोग व्यंग की आशा करते थे। आज जबकि उसकी मान्यता मिली है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक दशक बाद मुझे लगता है आज़ाद गज़ल को भारी माने कि लोग रूप से इसे स्वीकृति देंगे। बिल्कुल देखिए, तो जब लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, खामोश हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। यह आज़ाद ख्याल के गज़लों का युग लौट रहा है और बड़ी तेज़ी से धमाका मचा रहा है। और यह भी कि गज़ल बैठ के टैग लेके सुपारी चबा के इलायची खा के नहीं होता है। कभी कुछ आ गया तो कह दिया। जैसे मुझे याद आता है, कभी मैंने कहा था कि यूँ हुआ दूर मुझसे घर मेरा, यूँ हुआ दूर मुझसे घर मेरा, खो गया है कहीं शहर मेरा। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। अच्छा, एक चीज़ और बतलाइए। आपसे तो मिलकर लगता है कि कितनी बातें जानूं। आप एक वरिष्ठ रचनाकार हैं। आप ये बताइए, आप लिखना कब से आरंभ किए? लिखना तो जब स्कूल की पत्रिकाओं से ही शुरू हो गया था। जी। 7th 8th क्लास से। जी। और हमारा जिला हिंदाई सम्मेलन बांका है।
जी वह अपने 48वें वर्ष में है। जी जी 2 वर्ष बाद ही हम लोग अर्धशतकी पारी समारोह या रजत जयंती जो कह लिया जाए मनाने वाले हैं। जी तो इस तरीके से 48 वर्ष से तो एक जिम्मेदार सिलसिला है लेखन का। जी जी। अच्छा, गजल कहते हैं भी आप साहित्य में और कुछ विधाओं में लिखते हैं? हाँ हाँ, व्यंग, व्यंग, गद्य। गद्य में लिखते हैं। तो आप जब गद्य की बात ला रहे हैं तो ये जो आज जो कविता इतनी बिगड़ गई है आज स्वरूप, भिक्षु जो निराला लिखा करते थे उसमें तो कवितापन झांकता था मुक्त छंद होने के बावजूद भी। आज जो कविताएं लिखी जा रही है उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज की कविता में कुछ प्रवाह है ऐसा कि लोगों को लगता है ये हमारी बात हो रही है, मैं ही बोल रहा हूँ। तो लेकिन जो गद्य जैसा लिख रहे हैं लोग, हाँ। उसके प्रति आप क्या कहिएगा? बहुत सारे कवि बन गए हैं, बिल्कुल सपाट बयानी लिख रहे हैं। सपाट बयानी तो कविता है ही नहीं, विचार भी कविता नहीं है जी। वहाँ भाव प्रधान ही कविता होनी चाहिए। कविता होनी चाहिए। विचार घुसा कि प्रदूषण जी, प्रदूषण। पहेली नहीं होनी चाहिए पहली नहीं होनी। कि इस तरह से घुमा कर बोले कि लच्छेदार भाषा में कि कोई माथा पल्ले पड़े नहीं। शायद इसीलिए लोग कविता से भाग रहे हैं और आज़ाद गजल की ओर मुड़ रहे हैं। आपको तो ऐसा लगता है? अब कविता की वापसी हुई आज़ाद गजल से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी विचारों से जी, सहमत हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी शंकर जी। इस छोटी से मुलाकात पे आपसे इतनी सारी बातें हुई, फिर मुलाकात आपसे होगी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। हमारा साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी, और आज प्रस्तुत है एक चर्चित पत्रिका की संक्षिप्त समीक्षा। और वह पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित हो रही है, सोच विचार पत्रिका, जिसका होली विशेषांक मार्च अंक मुझे प्राप्त हुआ है। दोस्तों, परिमार्जित एवं पूर्ण समीक्षा मूल भाव सहित मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। गृहस्थी का जुआ जब कंधों पर रख दिया जाता है और रोटी दाल की चिंता हमें सताने लगती है, तब जीवन का खेल मात्र खेल खिलवाड़ नहीं रह जाता। जिम्मेदारियों की ओखली में जब व्यक्ति पड़ता है और अभाव के मुसल चोट करने लगते हैं, तब यह खेल कैसे अच्छा लग सकता है, आप ही बताइए। किंतु जो सचमुच बुद्धिमान है और होली के संदेश को तात्विक रूप में समझते हैं, वे जानते हैं कि जिंदगी स्वयं एक खेल है। हमें खिलाड़ी की भूमिका में मैदान में डटे रहना है। जीत और हार से बढ़कर यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपना खेल कैसे खेलते हैं। क्या हमने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है या उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं? मैदान में दृढ़ता से डटे रहना ही असली कसौटी होता है। यह सोच अपने आप में कम संतोषजनक नहीं है कि हम रनर बन सके, और यही संभावना जगाती है कि आज का रनर कल का विनर भी बन सकता है। होली के इसी जीवन संदेश के बहाने जीवन में हम अपनी मंजिल कैसे प्राप्त करें और सफलता की राह कैसे चुनें, इन प्रश्नों को सोच विचार पत्रिका के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्र ने अपनी संपादकीय में अत्यंत प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत और रेखांकित किया है। यह सोच विचार मासिक पत्रिका पढ़ते समय मेरी पहली दृष्टि सदैव संपादकीय पर जाती है, क्योंकि यह किसी भी आलेख, कविता या कहानी से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। वस्तुतः संपादकीय ही पत्रिका की आत्मा होता है, जिसे पढ़कर न केवल सुकून मिलता है बल्कि एक प्रेरक संदेश भी प्राप्त होता है। प्रत्येक अंक की तरह सोच विचार का मार्च 2024 अंक भी अत्यंत महत्वपूर्ण और संग्रहणीय बन पड़ा है, जिसके लिए प्रतिक्रिया देते हुए बीना गुप्ता लिखती हैं कि आज के सोशल मीडिया युग और लघु पत्रिकाओं की भीड़ में ऐसी पत्रिकाएं बहुत कम हैं जो केवल पारिवारिक न होकर विशुद्ध साहित्यिक खुराक प्रदान करती हो। पिछले 17 वर्षों से इसका सतत प्रकाशन इस बात का साक्ष्य है कि संपादक द्वय एक गंभीर साहित्यिक मिशन के साथ कार्यरत है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसी पत्रिका सदैव जीवित रहे। यही कारण है कि हंस, वागर्थ, कथादेश जैसी मुख्य धारा की पत्रिकाओं के समक्ष भी
सोच विचार का पाठक वर्ग सशक्त और व्यापक है। यह पत्रिका केवल बुक स्टॉल की मांग पर जीवित नहीं है, बल्कि अपनी गुणवत्ता के बल पर पाठकों के बीच प्रतिष्ठित है। पत्रिका में प्रकाशित प्रत्येक आलेख और रचनाएं निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत की जाती है, जिसके कारण यह केवल साहित्यकारों के बीच ही नहीं, बल्कि पाठकों के बीच भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि हर अंक में लघु कथा के प्रकाशन की परंपरा ने पत्रिका को और अधिक पठनीय बना दिया है। इस अंक में प्रकाशित सिद्धेश्वर की दोनों लघु कथाएं समाज के नग्न सच्चाइयों को बेबाकी से प्रस्तुत करती है। वहीं दिखावा शीर्षक लघु कथा में देशभक्ति के आडंबर पर तीखा प्रहार किया है सिद्धेश्वर ने, तो दूसरी तरफ नेपथ्य का सच में लेखक और संपादक के बीच के यथार्थ को जागृत किया गया है। निसंदेह ये रचनाएं केवल संवेदना को जागृत नहीं करती, बल्कि आत्मसंवाद की प्रेरणा भी देती है, जो इस अंक की एक बड़ी उपलब्धि है। सूर्यबाला का व्यंग हमारे समय का स्त्री विमर्श वाला भाया ससुराल भी समाज की तल्ख सच्चाइयों को सामने लाता है। इस बार कविताओं का चयन भी अत्यंत सराहनीय है। अशोक सिंह की कविताएं सदैव की तरह ध्यान हमारा आकर्षित करती है। यद्यपि उनकी पहली कविता कुछ अधिक लंबी होने के कारण थोड़ी बोझित प्रतीत जरूर होती है, किंतु उनकी दूसरी कविता गहन संवेदनाओं को सशक्त रूप से व्यक्त करती है। जब तक वापस लौटोगे तुम, वसंत जा चुका होगा जीवन से, गाते गाते हो चुकी होगी शाम, सारे के सारे प्रेम पत्र भी पीले पड़ चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे डायरी के सब पन्ने आत्मकथा लिखते लिखते। कवि इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए साधुवाद के पात्र है। सत्यम भारती की गजलें भी अत्यंत प्रभावशाली है। चुप है सब यह हाल देखकर, महंगी होती दाल देखकर, उत्तर की चाहत थी उसको, लौटा सिर्फ सवाल देखकर। कम शब्दों में गहरी बात कहने की उनकी क्षमता प्रशंसनीय है। शिव कुमार पराग की गजलें और अक्षय पांडे के नवगीत भी इस अंक को समृद्ध बनाते हैं। स्वप्निल श्रीवास्तव का आलेख विनोद कुमार शुक्ल पर केंद्रित तथा अश्विनी कुमार दुबे की कहानी जीवंत कविता अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा है। बिरबला वर्मा के धरोहर कहानी भगवान की मर्जी सचमुच साहित्य के अमूल धरोहर है। उषा निगम का आलेख इतिहास के पन्नों से आगे के माध्यम से यह जानकारी देता है कि वे केवल एक कवि ही नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी इतिहास पुरुष भी थे। पत्रिका के अंतिम भाग में प्रकाशित साहित्यिक समाचार और पुस्तक समीक्षाएं यह सिद्ध करती है कि सोच विचार केवल साहित्यिक या साहित्य प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य की समृद्धि, स्वच्छ और निर्भीक पत्रकारिता तथा स्वच्छ साहित्यिक परिवेश के निर्माण में भी अपनी अद्वितीय भूमिका निभा रही है। अंततः मैं अपनी ओर से सभी रचनाकारों और विशेष रूप से संपादक मंडल को हृदय से नमन करती हूँ। ऐसी पत्रिका साहित्य जगत के लिए एक प्रेरक प्रकाश स्तंभ है। दोस्तों, पत्रिका सोच विचार मासिक है। इसके प्रधान संपादक है डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र और संपादक है नरेंद्र नाथ मिश्र। बड़े आकार की यह 60 पृष्ठीय पत्रिका की एक प्रति का मूल्य मात्र 40 रुपया है और इसका पता है 67/135A ईश्वर गंगी, वाराणसी 221001 उत्तर प्रदेश, भारत। दूरभाष है 054240007456। ईमेल sochvichar.patrika@gmail.com। एक प्रति माह 40 रुपया, वार्षिक सदस्यता शुल्क 400 रुपया। आपको हमारी यह समीक्षा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें अवश्य दें और हमारे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करना तो कदापि ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। सुनाइए आंटी कविता। मेरों की कच्ची गीली माटी, हाँ। मेरों की कच्ची गीली माटी पोखर की छोर, कटी मटकाती किशोरियाँ मचल रही विभोर। थोड़ी किताबें थामे हाथ और संभाले दुपट्टा, साथ साथ चल रही बेशरम हवाएं अलबत्ता। थोड़ी किताबें हाथ थामे और संभाले दुपट्टा, साथ साथ चल रही बेशरम हवाएं अलबत्ता। दूर तलक खेतों में तीसी के नीले नीले फूल खिले, हरी धनिया और पीले सरसों रंग खूब मिले। फलक अमृत बेला से गोधूली दिगंत तले, लपट झपट बिखरे तो कंचन लगे, वाह। तेरे बिन सारी वसुधा
अकिंचन लगे, जो हंसी तेरी बिखरे तो कंचन लगे। तू मजूरों किसानों का साथी प्रिय, उनके जीवन का तू दीप बाती प्रिय। स्वेद से खिल उठे जिनका तन, स्वेद से खिल उठे जिनका तन, मन में उनके रमन कर सकूं। वाह। नीर यमुना का बन सूर्य को अर्घ देकर नमन कर सकूं। जल नयन का तू बन गंगा जल, सुबह शाम आचमन कर सकूं। जो हमारे लिए ही सदा जी रहे, मौत की घूंट सीमा पे हैं पी रहे। देश पर जो मिटे अपने आदर्श हैं, वे ही भारत भवन के भी उत्कर्ष हैं। वे ही भारत भवन के भी उत्कर्ष हैं। उन शहीदों के पावन चरण, उन शहीदों के पावन चरण, अमी अम्बु तर्पण कर सकूं। जल नयन का तू बन गंगा जल, सुबह शाम आचमन कर सकूं। सारे मौसम के ओठों की मुस्कान तू, फूल बूटे हरे वन का है प्राण तू। रूठने से तेरे खेत बंजर बने, तू हंसे सुरभि का सामियाना तने। ले नमी तुझसे कांटों का वन, ले नमी तुझसे कांटों का वन, मुस्कुराता चमन कर सकूं। नीर यमुना का बन सूर्य को अर्घ देकर नमन कर सकूं। वाह वाह, क्या बात। आप मत रहिए, आइए। हम तो पी लिए, हमको गर्मी जल्दी पीतना है। हाँ देखिए, यह कैसा पति धर्म निभाते हो। गांव से शहर नौकरी करने जाते हो, घर में छोड़ आते हो अपने बूढ़े माँ बाप। अपनी शादी के बाद भी माँ बाप की सेवा के नाम पर अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर खुद शहर लौट आते हो। बताओ यह कैसा पति धर्म निभाते हो। गांव की खेती बाड़ी छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर जाते हो। खेती बाड़ी की निगरानी के लिए अपनी माँ बाप और पत्नी को गांव में ही छोड़ जाते हो। बताओ यह कैसा पति धर्म निभाते हो। शहर में खूब फलती है तुम्हारी नौकरी धंधा, शहर में खूब फलती है तुम्हारी नौकरी धंधा। पढ़े लिखे होकर भी बन जाते हो मानो आँख का अंधा। अपनी नई नवेली पत्नी का दुख दर्द नहीं समझ पाते हो। यह कैसा पति धर्म निभाते हो। शहर में खूब करते हो मौज मस्ती, शहर में खूब करते हो मौज मस्ती। गोष्ठी क्लब और महफिलों में जाते हो। हमसे इतनी दूर रहकर भी अपने तन मन की भूख मिटाते हो। बताओ यह कैसा पति धर्म निभाते हो। तुम नहीं होते तो भावड़े भी नहीं गुनगुनाते। तुम नहीं होते तो भावड़े भी नहीं गुनगुनाते। मेरे बगीचे की तितलियाँ भी उड़ जाती है। गांव की हरियाली मेरे पास है, पर तुमसे मिलने की आस दूर रह जाती है। हकीकत में संग रहती है तन्हाइयाँ, ख्वाबों में तुम याद बहुत आते हो। यह कैसा पति धर्म निभाते हो। यह कैसा पति धर्म निभाते हो। पत्र और मोबाइल में कहाँ मन भरता है। पत्र और मोबाइल में
कहाँ मन भरता है, तुम्हारे करीब रहने को मन तरसता है। महीने 2 महीने में एक बार आते हो, प्यार की आग जगाकर चले जाते हो। माँ बाप के साथ मुझे यहीं छोड़ जाते हो। बताओ यह कैसा पति धर्म निभाते हो। तन मन से माता पिता की सेवा में मैं करती हूँ। तन मन से माँ पिता की सेवा मैं करती हूँ। घर परिवार खेत खलियान को बोझ नहीं समझती हूँ। फिर भी तुम्हारी आंखों में क्यों मैं खटकती हूँ। गांव शहर में तुम श्रवण कहलाते हो। गांव शहर में तुम श्रवण कहलाते हो। माँ बाप दोस्त और परिवार की दुआएं खूब पाते हो, पर मेरी चढ़ती उतरती उम्र को यूं ही गंवाते हो। बताओ यह कैसा पति धर्म निभाते हो। बताओ यह कैसा पति धर्म निभाते हो। समय के काल चक्र में माँ बाप एक दिन चले जाते हैं। समय के काल चक्र में माँ बाप एक दिन चले जाते हैं और खेत खलिहान मेरे संग अकेले रह जाते हैं। जब हम दोनों पहुँचते हैं उम्र के अंतिम पड़ाव पर, जब हम दोनों पहुँचते हैं उम्र के अंतिम पड़ाव पर, तब मुझे गांव से शहर ले जाते हो। रिटायरमेंट के बाद शहर में घर बनाते हो। अपने बुढ़ापे के लिए मुझे फिर सजाते हो। मेरी ज़िंदगी की इस बंजर धरती पर उम्मीदों का यह कैसा बीज बो जाते हो। दांत है तो चना नहीं, चना है तो दांत नहीं। मेरी ज़िंदगी में फूलों की जगह कैक्टस ही कैक्टस उगाते हो। बोलो आखिर बोलो यह कैसा पति धर्म निभाते हो। बोलो यह कैसा पति धर्म निभाते हो। ये क्या नहीं पढ़े उस दिन। आपको लगा हालात सही बता रहे कि देवी दीजिए अपने ऊपर ला लेते। उनकी जिंदगी तो वही है ना गुजरी, और सब कुछ वही मनोवृत्ति लेकर हमने ये कविता लिखा। हाँ तो उनका से कैसे अरे बाप ये देखिए निकले अरे कैसे है बताइए। अरे कैसे लगा, कैसे लगे ये बताइए। हमको तो अच्छे लगे। 24 घंटा ट्रेन पर घूमो तो लंका छू का कोयली का ना का धोली का ना अब कविता उचरता है देख पढ़ी ना तो सुना ना देता आप सुनाइए। अच्छा सही पूरा हो जाता नहीं ठीक है, ठीक लगी ना। अच्छा लिखे ठीक चलेगा ना, छप गई है कविता। नहीं गंभीर रचना है ना, बहुत गंभीर है, हंसने वाली है, हंसने वाली कविता नहीं है। बहुत डीपली लिखे हैं। हाँ बहुत, अरे बहुत हम अंदर में जाके बहुत सोचे हैं। नहीं तो हम तो कभी मुख छंद इधर नहीं लिख रहा था, यहाँ गजलें लिख रहा था, लेकिन लिखा गंभीर रचना। चलिए धन्यवाद। जीवन का सत्य है, थोड़ा है कोई हवा में हाँ कोई हवा ऐसे ही हो रहा है, देखा नहीं जा रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यही से ना होता है आपस में 2-4 दिन मिल के नहीं पढ़ सकते हैं इसको। अब आप सुनाइए। हाँ ठीक है हाँ अरे यही हम लोग यहाँ पर बैठ गए ये ना देख रहे हैं। मंजिल का तो पता नहीं पर हम चले जा रहे हैं। हाँ मंजिल का तो पता नहीं पर हम चले जा रहे हैं, और जीवन के उलझन में उलझ कर जिए जा रहे हैं। मंजिल का तो पता नहीं पर हम चले जा रहे हैं, जीवन के उलझन में उलझ कर जिए जा रहे हैं। मुकाम का न कहीं कोई पता न ठिकाना मिला है। मुकाम का न कहीं कोई पता न ठिकाना मिला है। जीने का न बहाना नहीं फसाना मिला है। जीवन का सफर यूं ही सभी काटे जा रहे हैं। मंजिल का तो पता नहीं पर हम चले जा रहे हैं। पेट की निर्दयी चक्की में पिसे जाते हैं सभी। पेट की निर्दयी चक्की में पिसे जाते हैं सभी। भूख की चूल्हा में झुलसे चले जाते हैं सभी। भूख मिटाने को लक्ष्य की ओर चले जा रहे हैं। मंजिल का तो पता नहीं पर हम चले जा रहे हैं। जीवन के उलझन में उलझ कर। अच्छा ना बढ़िया है। हाँ अपना चलिए भाई आप थोड़ा गंभीर अच्छी रचना।